गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। और खुश होने वाली बात एक ये है कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना। तो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा डिले से ही शुरू किए हैं बच्चों, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इसको हम लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और एक आपको राज की बात बताऊं, ये फर्स्ट चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है ना वो आप पहले से बना चुके हो। आप क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, क्लास 6 में, इस दरमियान सारे क्लास में, मतलब 9 क्लास तक में इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो। सिर्फ 10 क्लास में एक नया नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया गया। सिर्फ 10 क्लास क्या किया बच्चों, एक नया नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। तो सिर्फ हम नाम को जान जाएंगे, बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है ना बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। तो जब फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करें, इसका मतलब हम एक तरह से ये देखा जाए ना कि मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरह से ये देखा जाए कि हम क्या स्टार्ट करें बच्चों, मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का पार्ट होता है नंबर। मैथमेटिक्स क्या होता है बच्चों? पार्ट होता है नंबर। तो अगर हम समझ लीजिए आज से कि आज से आपका पहला दिन है मैथमेटिक्स का, सॉरी आज से आपका पहला दिन है क्लास 10 का। पहला दिन है क्या बच्चों? क्लास 10 का। तो क्लास 10 में जब मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है क्या, है ना। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है ना कि सर व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है क्या। तो बच्चों मैथमेटिक्स इज नथिंग बट इट इज प्लेइंग विथ नंबर। इट इज प्लेइंग विथ नंबर। क्या है मैथमेटिक्स में? अगर हम नंबर के साथ खेल रहे हैं, प्लेइंग विथ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिक्स। प्लेइंग विथ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिक्स। बच्चों तुम ध्यान ये रखना है कि आपका होमवर्क में सारा नोट्स भी प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ आपको जो होमवर्क गिवन है वो भी बनाना है, यानी कि नोट्स भी बनाना है। तो ध्यान रखिए, सब कुछ नोट डाउन करते जाइए। तो मैथमेटिक्स क्या है? इट इज जस्ट प्लेइंग विथ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिक्स। प्लेइंग विथ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिक्स। अब यहाँ से एक क्रिएट चीज और हो गया कि हम नंबर क्या है ना। प्लेइंग तो हम लोग जान रहे हैं कि खेलना है, वो हमको मैथमेटिक्स कर देते हैं। अब यहाँ से एक नया चीज क्रिएट हो गया कि नंबर क्या है। तो अब नंबर को क्या लिखिएगा बच्चों? तो नंबर में आप इस तरह से क्या करते हैं, विच हेल्प अस टू काउंट, विच हेल्प अस टू काउंट और मेजरमेंट, जो हमें काउंट करने में और मेजरमेंट करने में हेल्प कर रहा है बच्चों। जो हमें काउंट करने में और मेजरमेंट करने में हेल्प कर रहा है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर कर सकते हैं। बहुत सिंपल डिफिनेशन। मैथमेटिक्स क्या है सर? प्लेइंग विथ नंबर इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। नंबर क्या है? विच हेल्प अस टू काउंट, विच हेल्प अस टू काउंट और मेजरमेंट इज कॉल्ड नंबर। इसको एक्सप्रेस क्या चीज में किया जाता है बच्चों? एक्सप्रेस क्या चीज में किया जाता है? इसको एक्सप्रेस किया जाता है डिजिट। क्या चीज एक्सप्रेस किया जाता है बच्चों? डिजिट। जिस तरह से इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश को हम लोग अल्फाबेट में डिनोट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज क्या? इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें अल्फाबेट की जरूरत होती है। उसी तरह से नंबर सिस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डिजिट्स की जरूरत होती है। और डिजिट्स कितने बच्चों? डिजिट्स हमारे पास 10 है ना। पता आपको डिजिट कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 0 से लेकर 9 तक काउंट कर लेते, हमारे पास क्या है? डिजिट्स हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो नंबर के साथ खेलना है। तो नंबर के साथ खेलना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा बच्चों। कुछ ना कुछ क्या होने वाला है? ऑपरेशन। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है बच्चों? कि नंबर के साथ खेलेंगे तो ऐसे नहीं खेलेंगे कि एक उठा लिए दो उठा लिए, कि कुछ दो नंबर में कुछ ना कुछ रिलेशन करेंगे, कुछ उसके साथ ऑपरेशन करेंगे, तब हम खेलेंगे। तो ऑपरेशन करने का मतलब, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का मतलब एडिशन। क्या कर रहे हैं बच्चों? नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, है ना, लॉग निकाल रहे हैं, उसका साइन निकाल रहे हैं। नंबर का साइन निकाल, बहुत चीज होता है ना, बहुत चीज होता है। रेसिप्रोकल कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं बच्चों? रेसिप्रोकल कर रहे हैं। बहुत सारा चीज हमारे पास ऑपरेशंस है। तो नंबर्स को इन सारे ऑपरेशंस करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स। यानी ये बेसिक 3 चीजें बच्चों। बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? प्लेइंग विथ नंबर इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। सर नंबर क्या है? नंबर विच हेल्प अस टू काउंट और मेजरमेंट। सर खेल कैसे रहे हैं? तो खेल रहे हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। कैसे खेल रहे हैं बच्चों? मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है आपका? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, है, डिवाइड, लॉग, साइन और रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बहुत सारा चीज है ना, बहुत सारा चीज है। क्योंकि नंबर के साथ कुछ ने अभी तक आप जो भी मैथमेटिक्स पढ़े उसमें कुछ ना कुछ तो अप्लाई होता ही है। जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें लॉग लगा रहे हैं, साइन थीटा लगा रहे हैं, कॉस थीटा लगा रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं,
क्यूब रूट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यही सब प्रोसेस करते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, यानी नंबर को ऑपरेशन साथ खेलना हमारा क्या कहला गया बच्चों, मैथमेटिक्स। तो ये क्लियर है, ये क्लियर। इसको और डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग कि विच हेल्प अस टू काउंट इज कॉल्ड नंबर। इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। और डिटेल से पढ़ने का मतलब क्या कि नंबर हमारे पास कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं, है ना। नंबर हमारे पास जो भी है काउंट करने में देखो यहाँ पे क्या है, नंबर क्या है, विच हेल्प अस टू काउंट और मेजरमेंट, यानी काउंट करने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी 3 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3, तो 1 2 3 काउंट इसी तरह हम कर रहे हैं, 1 2 3 हम लोग काउंट इसी तरह से कर रहे हैं। या फिर मेजरमेंट हमारे पास कितना कुछ है तो उसको हम कुछ किसी भी चीज से लगा क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, डिजिट में ही होगा, यानी कि नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। मेजरमेंट कुछ भी होगा तो डिजिट में ही होगा, यानी नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए बोला जाता है कि या तो हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंट करेंगे तो हमेशा वो नेचुरल नंबर में ही काउंट होगा, काउंट करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर में काउंट होगा, या तो मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट यानी मेजरमेंट आपका पॉइंट वगैरह सब कुछ में आ सकता है। तो चलिए हम लोग नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में अब नंबर है क्या। तो सारा चीज बच्चों एकदम ध्यान रखिए, एक एक चीज का नोट्स आपको बनाना है ना, सारा चीज नोट्स बनाकर ही आपको सेंड करना है। चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम सबसे पहले तो आपका हो गया सबसे पहले एक रियल। अब यही तो दिमाग काम करोगे, अगर रियल है तो इमेजिनरी भी होगा ही होगा, है ना। इमेजिनरी भी होगा ही होगा, एक रियल हो गया, क्या हो गया बच्चों, इमेजिनरी हो गया। तो बताइए रियल इमेजिनरी सबसे पहले हम एक एक करके डिफिनेशन करते हैं। रियल नंबर हमारा वो नंबर है, एकदम ध्यान देखिए, हम हर किसी का डिफिनेशन लिखाएंगे नहीं, आपको लिखना खुद से, इसका डिफिनेशन खुद से लिखना है कि रियल नंबर हमारा वो नंबर है जो कि हम लोग रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं बच्चों, जिसको हम क्या यूज कर रहे हैं, रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे आप यूज कर रहे हैं रियल लाइफ में कितना, 5 7 -2 बोलते हैं ना, -2 रुपये बाकी है, -3 रुपये बाकी है ना। 2.46 √5, तो क्या सर हम लोग रियल लाइफ में तो √5 नहीं यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे। ध्यान से देखो, अगर किसी का एक ट्रायंगुलर फील्ड है, किसी का क्या है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसको यहाँ से और यहाँ से वो बाहर से उसका पैक है, यहाँ से यहाँ तक उसको रस्सी लगाना है, क्या लगाना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक उसको फेंसिंग करना है। लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक उसको फेंसिंग करना है, और ये साइड उसका 2 है, ये साइड उसका 1 है, ये साइड इसका 2 है, इसका साइड क्या है, 1 है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम 2 का स्क्वायर 4 1 5, तो उसको कितना रस्सी चाहिए, कितना मीटर लंबा रस्सी चाहिए, √5 मीटर लंबा रस्सी चाहिए, चाहिए ना, फेंसिंग करने के लिए √5 मीटर लंबा रस्सी चाहिए। तो क्या ये प्रैक्टिकल यूज में नहीं आया, रियल लाइफ में यूज में नहीं आया, आया ना रियल लाइफ में यूज में, यानी कि हमारा √5 भी क्या रियल लाइफ में यूज हो सकता है। यानी कि बस सिंपली रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी यूज इन रियल लाइफ, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इमेजिनरी, जैसे इसका अपोजिट, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अंडरस्टैंड ज्यादा अच्छे से होगा। अगर हम लेते हैं x² = 4, x² = 4, तो आप x का वैल्यू बता दीजिएगा, सॉरी यहाँ से ऐसे लेते हैं, x² - 4 = 0, तो आप यहाँ पे x का वैल्यू बता सकते हैं, ना क्या होगा बच्चों x का वैल्यू, सर x² = 4 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा ±√2, है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ±√2 होगा, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर रूट हमेशा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो चलो यानी x का वैल्यू आ गया +2 -2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे पास x² + 4 = 0 रहे, हमारे पास x² + 4 = 0 रहे, तब क्या होगा बच्चों, तब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² = क्या हो गया, -4, यानी x का वैल्यू -4। अब दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो स्क्वायर रूट इसको आंसर दे सके, मतलब कि किसी भी नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस में कभी नहीं आएगा, किसी भी नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस में कभी नहीं आएगा, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। आप ऐसा भी सोचो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी यहाँ पे एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि सर इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके अंदर 2 टर्म ऐसे लेने हैं कि दोनों सेम होना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाना चाहिए। जैसे 16, तो सर 16 इस तरह लेना है, यानी कि इन दोनों में हम सेम टर्म पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाना चाहिए। तो 4 4, देखिए 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 16 आएगा, -4 × -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 16 आएगा ना, यानी कि दोनों का दोनों टर्म सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, दोनों का दोनों टर्म होना चाहिए सेम, तभी ये हमारा आ सकता, नहीं तो नहीं आ सकता, नहीं तो अंडर रूट हमारा पॉसिबल नहीं है। दोनों का दोनों सेम टर्म होगा तब हमारा अंडर रूट पॉसिबल नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो अब बताओ -4 कभी भी आ सकता है, कोई भी 2 ऐसा सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे,
कोई भी आप दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, उसको मल्टीप्लाई करने पे -4 आ रहा है, नहीं। कुछ बच्चा सोचेगा सर 2 और 2 तो 2 2 तो 4 हो गया, -4 तो नहीं हुआ। कुछ बच्चा सोचेगा सर -2 -2 तो -2 हमारे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, हुआ नहीं। कोई कहेगा सर 2 एंड -2 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए -4 आएगा। तो उस कंडीशन में ये दोनों सेम है ही नहीं, ये दोनों सेम क्या है ही नहीं। हमें क्या चाहिए, अंडर रूट को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो उसके अंदर सेम टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, सेम टर्म का मल्टीप्लिकेशन। जैसे 4 था तो 4 को हम लिख सकते थे x = 2 × 2 है ना, या फिर x² = -2 × -2, तो सेम टर्म का मल्टीप्लिकेशन है ना, सेम टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तभी ये ब्रेक डाउन होगा। तो अब दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 और मल्टीप्लाई करने पे हमें -4 दे दे। दुनिया का कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या दे दे, -4 दे दे। इसका मतलब वो नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये बात ना। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वो नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि x² = -4 रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता उसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसको एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ईजी है, इसको एक्सप्रेस करने का बहुत तरीका कितना ईजी है, यानी x = अगर हमारे पास क्या है -4 है तो हमारे पास होता है एक टर्म होता है आयोटा, ये होता है इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन। क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर का नोटेशन होता है। तो आयोटा का वैल्यू होता है -1, आयोटा का वैल्यू होता है √-1। आयोटा क्या होता है बच्चों, √-1। तो इसको हम लिख सकते हैं एक सेकंड के लिए √1 × √4 कैन बी राइट इट, है ना। √4 का वैल्यू क्या हो गया, +-√2, और इसका वैल्यू √1 क्या है, आयोटा, यानी +-√2 आयोटा। क्या होगा बच्चों, +-√2 आयोटा, यानी कि उसको हम आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, आयोटा के फॉर्म में। आयोटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √1 जो कि इमेजिनरी है, कभी भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, कभी भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास आ गया सपोज √3 आयोटा, तो √3 आयोटा कहने का मतलब क्या हो गया, ये है √-3, ये क्या हमारे पास √-3, यानी कि इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने का तरीका है आयोटा से डिनोट कर सकते हैं। और जब भी इस टाइप का फॉर्म आएगा बच्चों हमारे पास, जब भी इस टाइप का हमारे पास फॉर्म आने वाला है तो हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन आ जाएगा x² + 9 = 0, तो हम क्या करेंगे, x² = 9 इधर आएगा तो, यानी x = √-9, यानी x = √-1 × 9, तो 9 का क्या हो जाएगा, प्लस-, इसको हो गया आयोटा +-3, यानी कि 3 आयोटा। क्या होगा बच्चों, +-3 आयोटा, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखिए 2 आयोटा, 3 आयोटा, √5 आयोटा, कुछ भी हो सकता है ना, √5 आयोटा। तो ये सारा बच्चों हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। और डोंट वरी अबाउट इमेजिनरी नंबर, हम लोग जब क्लास 11 में जाएंगे तो इमेजिनरी नंबर के बारे में एक चैप्टर ही बहुत अच्छा सा, जिसे हमारा कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो हमें पढ़ना है। तो एक्चुअली रियल और इमेजिनरी बिना करके हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। क्या आता है बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। रियल इमेजिनरी जो नंबर मिलता है, वैसे नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से मिलकर के बने हुए, वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी फिलहाल इसकी बात नहीं करना बच्चों, हम लोग अभी क्लास 10 में तो 10 की बात करते हैं, लेकिन हम लोग जान गए रियल इमेजिनरी किसे कहते हैं, जान गए। अब रियल क्या हो गया, रेशनल, और क्या हो गया बच्चों, इरेशनल, है ना। रियल, रेशनल, इरेशनल हो गया। साथ ही साथ क्या हो गया बच्चों, रेशनल को हम लिख सकते हैं इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। कोई खास दिक्कत नहीं है। अब जल्दी इसको एक एक लाइन में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, इसको एक एक लाइन डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को इसका डेफिनेशन पता ही है, फिर भी हम डिफाइन करते हैं। चलिए, नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर। क्या होता है बच्चों, ये काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इटी से, कोई दिक्कत नहीं है। होल नंबर प्लेस 0 बिफोर काउंटिंग नंबर, है ना, यानी काउंटिंग नंबर से पहले अगर हम 0 पुट करें तो हमारा क्या हो गया, होल नंबर हो गया 0 1 2 3 etc। इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, है ना। जैसे एग्जांपल
-3 -2 -1 0 1 2 3। ये इन्फानाइट से स्टार्ट होगा, तुम ध्यान रखिएगा, इन्फानाइट से स्टार्ट होगा, इन्फानाइट पर चला जाएगा। इन्फानाइट से स्टार्ट हुआ, इन्फानाइट -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया, कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छा रेशनल, तो रेशनल को ना हम यहाँ पे अच्छे से आपको इलिब्रेट करते हैं, रेशनल को थोड़ा सा अच्छे से इलिब्रेट करते हैं हम। तो चलिए बच्चों, एक रेशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया। तो हम रेशनल और इरेशनल को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। एकदम बहुत सारे इसके बीच में डिफरेंसेस हैं, उस सारे डिफरेंसेस को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर हमेशा इंटीजर से बनता है बच्चों, रेशनल नंबर हमेशा क्या बनता है, इंटीजर से बनता है। और इरेशनल नंबर इंटीजर से नहीं बनता है, इरेशनल नंबर इंटीजर से नहीं बनता। अब आप बोलोगे कौन सा नंबर है जो इंटीजर से नहीं बन रहा, तो इंटीजर से नहीं बन रहा, तो देखो √5 √2 क्या इंटीजर से बन रहा है, ये नहीं बना इंटीजर से, यानी कि √5 इंटीजर नहीं है, √2 भी इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर से नहीं बनता। तो यानी कि हम यहाँ पर रेशनल लिखेंगे मेड फ्रॉम इंटीजर्स नॉट मेड फ्रॉम इंटीजर्स। एक इंटीजर से बना, एक इंटीजर से नहीं बना। तो इंटीजर से बनने का मतलब क्या होगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2/3 4/5, इसको लिख सकते हैं √2 √5, है ना। देखो यहाँ पे 2 और 3 दोनों के दोनों इंटीजर है, 4 और 5 दोनों के दोनों क्या बच्चों आपको इंटीजर है। √2 इंटीजर नहीं है, √5 इंटीजर नहीं है, नहीं ना है। चलिए एक डिफरेंस तो ये हो गया कि एक इंटीजर बन रहा और एक इंटीजर से नहीं बना। सबसे मेन डिफरेंस यही है बच्चों, सबसे मेन डिफरेंस यही है कि ये इंटीजर से बनता है, वो इंटीजर से नहीं बनता है। √2 √5 हमारा कोई भी इंटीजर नहीं है, जिसके कारण वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा, इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ed मतलब, क्योंकि p और q दोनों को दोनों क्या इंटीजर को शो कर रहा है ना। p और q दोनों को दोनों अगर इंटीजर है, p एंड q बोथ बिलोंग टू इंटीजर, तो इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटीजर तो है ही नहीं, इंटीजर तो है ही नहीं, तो कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी कि दो पता चल गया कि सर रेशनल नंबर इंटीजर से बनता है, इरेशनल नंबर इंटीजर से नहीं बनता है। इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा, ऐसे लिख देते हैं। तीसरा, अगर हम रेशनल नंबर को डिवाइड करें, अगर हम रेशनल नंबर को डिवाइड करें तो या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब बच्चों पूरी तरह से डिवाइड, टर्मिनेट मतलब एंड पॉइंट, अंत तक एंड हो जाएगा, या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, और नहीं टर्मिनेट हुआ तो ये रिपीट करेगा अपने आप को। क्या करेगा बच्चों, रिपीट करेगा, या तो टर्मिनेट और या तो रिपीट। इसमें क्या होगा, इसमें एक ही कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये तो ध्यान समझना बच्चों, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं। हम क्या बताएं, देखिए कि या तो रेशनल नंबर है तो या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी उसको हम डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, और नहीं अगर डिवाइड होगा तो वो रिपीट करेगा। जैसे इसको इरेज कर सकते हैं, ये तो आप नोट डाउन कर ही चुके हैं, है ना, ये तो आप इरेज कर सकते हैं, नोट डाउन कर चुके हैं, है ना। तो हम क्या बोले, अगर टर्मिनेट, जैसे कि अगर हम 4 से 5 में डिवाइड देते तो 5 4.08 कट गया ना, यानी कि ये कट गया, यहाँ पे आपको टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया बच्चों, टर्मिनेट हो गया। तो या तो वो टर्मिनेट होगा या 3 से 10 को रिपीट करेंगे, रुकेगा बच्चों, नहीं रुकेगा, तो बढ़ते जाएगा, 3 बढ़ते जाएगा। तो या तो वो क्या होगा, ये रिपीट करेगा। तो वही बच रहा कि रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल, ये डेसिमल फॉर्म में बच्चों, यहाँ से आप लिख लीजिए इस तरह से DECIMAL, डेसिमल फॉर्म में या तो ये टर्मिनेट होगा या तो वो रिपीट होगा। और हमारा इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट होगा। यानी कि अगर आप √2 का वैल्यू निकालना चाहें तो 1.414321 कुछ बढ़ते जाएगा, ये ना तो ये खत्म होगा, क्या, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये क्या हो रहा, रिपीट हो रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, है
हाँ, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इरेशनल। यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रेशनल और इरेशनल को डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रेशनल को डेसिमल और डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। तो डेसिमल फॉर्म में रेशनल हमेशा तो टर्मिनेट करेगा तो रिपीट करेगा, और डेसिमल फॉर्म में इरेशनल हमेशा क्या करेगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट करेगा। जैसे अगर पाई का वैल्यू लेते हैं तो पाई हमारा क्या इरेशनल हो गया है ना, पाई हमारा क्या है इरेशनल है ना, इसका वैल्यू होता है 3.14, इसको इस तरह लिख सकते हैं, हाँ 3.14 कुछ भी होता है वहाँ पे 67123, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, इस तरह से बढ़ते जाता है। पाई आपका एक रेशनल नंबर है जो 3.1467 कुछ भी इस तरह से वो क्या होता है इंक्रीज करते जाता है, तो जो कि ना कि वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है बच्चों टर्मिनेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग पाई का एक इक्विवेलेंट नंबर ले लेते हैं, ये हमारा इक्वल ही है, और पाई का इक्विवेलेंट नंबर ले लेते हैं 3.14 ताकि हम यहाँ से क्या कर सकें मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजीली सॉल्व कर सकें। अगर हम पाई को इरेशनल नंबर कंसीडर करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो कभी सॉल्व होगा बच्चों, नहीं सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि वो तो ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन को इजी करने के लिए पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, जो कि इक्वल नहीं है, उसके इक्विवेलेंट है, अप्रॉक्स में एकदम नियर टू है, नियर टू पाई का वैल्यू 3.14 है, इसलिए हम पाई का वैल्यू क्या लिए वहां पे 3.14 दिए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ना तो वो रिपीट करता है ना तो वो क्या कर रहा है बच्चों टर्मिनेट कर रहा है। तो पाई आपका हो गया इरेशनल, पाई क्या हो गया बच्चों इरेशनल, इस तरह पाई क्या हो गया बच्चों आपका इरेशनल, और 3.14 क्या हो गया आपका ये रेशनल है। 22/7 क्या हो गया बच्चों ये रेशनल है। अब कहिए सर 22/7 रेशनल कैसे, तो सिंपल देखो ना 22 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, तो जो इंटीजर्स बनता है उसको रेशनल कहते हैं, जो इंटीजर्स बनता है उसको क्या कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि फ्रैक्शन में क्या ध्यान देना है, एक ही चीज फ्रैक्शन में क्या ध्यान देना, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन में क्या ध्यान देना कि दोनों इंटीजर है तो रेशनल, और इंटीजर नहीं है तो इरेशनल, और डेसिमल फॉर्म अगर टर्मिनेट रिपीट कर रहा है तो रेशनल, टर्मिनेट रिपीट नहीं कर रहा तो इरेशनल। तो आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर अच्छे से है ना। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ क्लास 10 में क्या पढ़ना है उसके बारे में चलते हैं। अब हमें क्लास 10 में क्या पढ़ना है उसके बारे में चलते हैं। तो बेसिकली बच्चों क्लास 10 में इस बार आपको 3 चीज पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है यूक्लिड, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। दूसरा पढ़ना है आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और तीसरा पढ़ना है आपको फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। आपको पढ़ना है बच्चों फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, है ना। चलिए आपको यही 3 चीज पढ़ना है बच्चों 10 क्लास में, आपको यही 3 चीज पढ़ना है 10 क्लास में। लेकिन चूंकि आप इन तीनों का 10 क्लास से पहले कभी नाम नहीं सुने होंगे, इसलिए थोड़ा सा लग रहा हो क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर बच्चों हम इसके बारे में बताएं, एक एक लाइन में बताएं, तो आपको पता चल जाएगा ये तो हम बहुत सर पहले से बना चुके हैं, ये तो आप कहिएगा कि सर ये तो हम पहले से सबको हम जानते हैं। तो बस वही चीज है बच्चों। तो सबसे पहला आपका डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम इसी तरह से पहले आज अंडरस्टैंड करवाते हैं, उसके बाद इसका चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज को यहीं पे थोड़ा थोड़ा करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमारा आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बात यहाँ पे है ना कि यूक्लिड जो है वो आपके ज्योमेट्री में बहुत योगदान दिए। आपको तो पता है क्लास 9 में यूक्लिड ज्योमेट्री करके आप पढ़े होंगे पूरी तरह से, है ना। तो ज्योमेट्री में भी बहुत दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर सिस्टम में नहीं दिए, नंबर सिस्टम में भी इनका बहुत योगदान है ना। नंबर सिस्टम में बहुत कुछ थ्योरी वगैरह अपना वो दिए हैं, जिसके कारण हम लोग क्या है इनका हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम में क्या बोले ना कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोले कि अगर कोई एक ये नंबर है, एक क्या है कोई नंबर है, इसको 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं, बस ए कोई नंबर है और 20 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो किसी न किसी फॉर्म में ये डिवाइड होगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। कुछ ना कुछ क्या बचेगा बच्चों, ये रिमाइंडर बचेगा। यानी ए का वैल्यू हो गया BQ प्लस आर, ए का वैल्यू क्या हो गया BQ प्लस आर। तो आप ध्यान से कहिएगा, अरे सर ये तो हम पढ़े हैं क्या कि सर डिवाइडेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर
इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो हम पढ़ चुके हैं सर। तो बच्चों वही चीज है, वही आपको इक्वलिड ही दिए हैं, लेकिन उस समय हम लोग इक्वलिड का नाम नहीं लिए थे, उस समय हम लोग इक्वलिड का नाम नहीं लिए। अब हम जान जाते हैं कि वो जो दिया हुआ है डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो इक्वलिड का ही दिया हुआ था। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई भी दो ए और बी कोई दो नंबर है, ए और बी, ध्यान देखिए हम, ए और बी कोई दो नंबर है, तो हम यदि बी को ए से डिवाइड करें तो किसी न किसी टर्म से वो लगेगा, कोई ना कोई टर्म से लगेगा, जिसको हम लोग क्वोशिएंट का नाम दे दिए, और कुछ ना कुछ वो रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ क्या बचेगा बच्चों, रिमाइंडर बचेगा। और इसको हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, बी क्यू प्लस आर। यही बच्चों है इक्वलिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब होता है बच्चों प्रूवन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है। लेमा का मतलब क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट, वैसा स्टेटमेंट जो कि प्रूव हो चुका है, यानी ये स्टेटमेंट है जो प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। प्रूव तो आप भी कर सकते हो, प्रूव तो आप भी कर सकते हो, कोई भी आप नंबर को डिवाइड करो और उसको इस फॉर्म में चेक करो, जिसको हम लोग बोलते हैं चेक करना। तो नंबर को अगर कोई ए नंबर लेते हैं, बी से उसको डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइडेशन हो गया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड को इस तरह से अगर हम चेक करते हैं तो क्या प्रूफ नहीं हो जाएगा, प्रूफ हो गया ना। तो वही बोले इक्वलिड बोले कि ए और बी, ध्यान सुनिए, ए और बी कोई एक ऐसा कोई एक नंबर है जिसमें अगर बी को ए से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ टर्म से डिवाइड होगा और साथ ही साथ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ये हो गया। और उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और इस प्रकार लिखने का मतलब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ कर रहे हैं इसका मतलब ये हमारा लेमा क्या हो गया, प्रूफ हो रहा है। तो इट इज नथिंग बट इक्वलिड डिवीजन लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच स्टेट अबाउट डिविजिबिलिटी, व्हिच स्टेट अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ एनी टू नंबर, ऑफ एनी टू नंबर। क्लियर बच्चों, बहुत अच्छा। यानी कि आपको इक्वलिड डिवीजन लेमा अंडरस्टैंड हो गया अच्छे से कि सर इट इज नथिंग बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 5 डिविजन इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और इसकी बारीकियां हैं, उसको बारे में हम जब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जब इस टॉपिक की तरफ डिस्कशन करेंगे तब उसको हम लोग पढ़ाएंगे, बताएंगे, है ना। अब इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों एक ऐसा डिवीजन एल्गोरिथम है जिससे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, एचसीएफ निकालते हैं, है ना। पहले एचसीएफ हम लोग निकालते थे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, पहले इसको देख लेते हैं, इससे पहले हम इसको देख लेते हैं, आपको ये क्लियर होगा पहले ज्यादा। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी नंबर को, ध्यान सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं, किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर उसके पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 12 है, 12 को अगर हम ये करें 2 6 3, यानी 12 को हम लिख दिए 2 into 2 into 3, यानी कि 12 इज कट गया 2 to the power 2 into 3। तो कहेंगे सर ये तो हम लोग को 3 क्लास में ही पढ़ाया गया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले बच्चों ये है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, यानी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक कहने का मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम नंबर और डिग्री ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर और उसके पावर ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी किसी नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है बच्चों, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। आपको अब लग रहा होगा कितना इजी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं सिर्फ नाम नहीं पता था आपको, है ना बच्चों, सिर्फ आपको क्या नहीं पता था कि सर नाम नहीं पता था कि इसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं, इसको हम लोग इक्वलिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो ये दो चीज क्लियर रहेगा कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या होगा कि कोई भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका डिग्री हाई हो सकता है, कम हो सकता है, तो डिपेंड करता है उसके डिग्री पे, डिपेंड करता है क्या बच्चों, उसके डिग्री पे। अब हम आते हैं इक्वलिड डिवीजन। तो चलिए बच्चों हम लोग दो चीज को अच्छे से स्टडी कर लिए, एक इक्वलिड डिवीजन लेमा स्टडी कर लिए, है ना, और अच्छे से क्या मतलब थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिए, क्योंकि कल का लेक्चर में उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इक्वलिड डिवीजन लेमा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिए और फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, इसका भी थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि इसको आगे तो हमें बनाना ही है ना, आगे तो इसको बनाना ही। तो इक्वलिड डिवीजन एल्गोरिथम से बच्चों हम लोग जनरली बेसिकली एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, है ना, इक्वलिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, एक छोटा सा एग्जांपल भी कंसीडर करते हैं और साथ ही साथ एक नंबर भी कंसीडर करते हैं और उसके अनुसार उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। तुम ध्यान से देखिएगा कि यदि ए और बी कोई नंबर है, यदि ए और बी क्या है, कोई हमारे पास नंबर है, तो बी से ए को अगर हम डिवाइड करते हैं
बी से चौक शायद बढ़िया नहीं है, चौक को निकालना पड़ेगा, देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, चौक देख लिए। यदि हमारे पास ए और कोई दो नंबर है जहां पे ए ग्रेटर देन बी है, ए से क्या है, बी बड़ा है, तो अगर इनका एचसीएफ निकालना है बच्चों में, अगर हमें क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो ध्यान देखिए, हम b से a को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, b से a को डिवाइड करेंगे, तो b से जब a को डिवाइड करेंगे तो q से डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा r, ठीक है। तो अगर r हमारे पास 0 होगा, तो ध्यान देखिए r हमारे पास 0 होगा, तभी हम बोल सकते हैं देन HCF इक्वल टू बी। HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, b। अगर r 0 है तब नहीं HCF b आएगा, क्योंकि हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या सीखे हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास नंबर एक 33 है और एक 9 है, तो 36 है और 9 है, तो 9 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे कितने बार में, 4 बार में, तो 36 रिमाइंडर कट गया, यानी कि 0 बच रहा है, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तब ना बोल दे कि 9 और 36 का जो HCF है वो 9 है, वो क्या बच्चों 9 है। तो यहाँ पे अगर r 0 हो गया तब HCF हमारा b हो गया, लेकिन अगर r 0 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, b को डिवाइड करेंगे। अब कितने बार मिलेगा, तो इसको लिख देते q1, इसको लिखते q2, इसको लिखते हैं r1, अब क्या बचेगा r2। तो अगर अब यहाँ फिर से कंडीशन, ये हो गया इस कंडीशन का, अब इस कंडीशन का क्या होगा ये, अब इस कंडीशन में क्या होगा ये, यदि r2 इक्वल टू 0, इसको r1 मान लो, यदि r2 इक्वल टू 0, तो आपके क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू HCF हो जाएगा, यही होगा ना, यदि r2 इक्वल टू 0, अगर r2 0 है तब ना r1 HCF होगा, कंसीडर यही नहीं करना है। इसी तरह से ये प्रोसेस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, Q3 अब R3, तो इसी तरह क्या होगा, बढ़ते जाएगा, जब तक वो 0 नहीं आ जाए, जब तक ये क्या होगा, प्रोसेस बढ़ते जाएगा। तो इस फॉर्म में बच्चों हम लोग डिवाइड करते हैं, इस फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बाई, अब देखो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इक्विड डिवीजन लेमा ना पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विड डिवीजन लेमा, तो बाई इक्विड डिवीजन लेमा के अनुसार नंबर ए को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, नंबर ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं b इंटू Q1 प्लस आर, b इंटू Q1 प्लस R1 यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, b इंटू Q1 प्लस R1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ R1 इक्वल टू 0, HCF क्या हो गया आपका b, अगर R1 0 है तो HCF क्या हो गया b। अब अगर R1 0 नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे क्या बढ़ेंगे, देखो आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि b को डिवाइड करेंगे R1 से, किसको डिवाइड करेंगे बच्चों, b को डिवाइड करेंगे R1 से, R1 इंटू Q1 डिवाइड बाय R2 प्लस R2, फर्दर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, R2 का वैल्यू 0 आ गया, HCF क्या हो जाएगा आपके पास, R1 हो जाएगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे क्या करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, देखो फिर R1 को डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ, अब इसको यहाँ, अब R1 को डिवाइड करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, तो R2 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करते हैं, देखो इससे डिवाइड करते हैं, तो R2 इस बार क्या आ जाएगा, Q3 प्लस R3, और अगर आपके पास R3 0 आ गया तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों आपको R2। तो यही प्रोसेस शो ऑन होते जाता है, यही प्रोसेस क्या होता है बच्चों, शो ऑन होते जाता है। तो अब हम जो इक्विड डिवीजन मेथड के अनुसार जो निकालेंगे HCF, इक्विड डिवीजन मेथड के अनुसार जो HCF निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे बच्चों। ये आपका लॉन्ग मेथड है HCF को निकालने का, और ये आपका है इक्विड डिवीजन लेमा के अनुसार, यानी इक्विड डिवीजन लेमा के अनुसार जब हम HCF निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम, इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम लोग फाइंड करते हैं फाइंडिंग HCF, एकदम लिख लो यहाँ पे फाइंडिंग HCF, इसमें क्या बच्चों को फाइंड आउट करते हैं हम लोग, HCF को फाइंड करते हैं, और HCF किस प्रकार होगा, तो बेसिकली इस प्रकार होगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यहाँ पे सबका हम तीनों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिए हैं। इक्विड डिवीजन लेमा जो कि हमारा डिवाइडेड इक्वल टू क्या है, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ही था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कोई भी नंबर को उसको हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारा क्या पढ़ना है, इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि हम लोग इससे फाइंड आउट